तो आज हम लोग मैट्रिक ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का जो जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान का, उसी का हम लोग डिस्कशन आज देखेंगे। टोटल अगर बात करें कि सर सामाजिक विज्ञान में 100 कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आ गया मैथ का, आ गया नहीं, ये मैथ के था। यहाँ पे इसका देखते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे देखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या 80। कुल प्रश्नों की संख्या कौन? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 80 होता है, जिसमें हमको 40 का उत्तर देना होता है। और जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव में 24, जिसमें 12 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और ये 8 होते हैं जिसमें हमको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कुल जो होता है वह 80 मार्क का बोर्ड एग्जाम में बैठ करके देना पड़ता है, 20 नंबर इससे प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का हो गया। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हो, उसी को बाबू, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, उसी का आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट कोड 111 है और इसी का आज पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा कैसा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है प्रश्न जारी किया है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आ गया है, चलिए देखिए पहला प्रश्न की बात करें यदि हम, तो बाबू पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के शॉर्ट नेम होता है बीजेपी। इसकी स्थापना 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में। अगर पूछे कि बीजेपी का स्थापना किसने किया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी किए थे। कौन किए थे? और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी का स्थापना 1980 में कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। और बीजेपी का अगर चुनाव चिन्ह पूछे तो क्या बोलोगे? कमल छाप। क्या पूछेंगे? क्या बोलेंगे? कमल छाप है। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। तो वही कह रहा है कि बताइए कि जो जनता पार्टी है किसका पूर्ण जन्म माना जाता है? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनता दल, ठीक है, एक पार्टी ये भी है। भारतीय क्रांतिक दल ये भी है, भारतीय लोक दल ये भी है। लेकिन और हम लोग समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कौन किए थे? ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। और कौन किया था? ए ओ हुम किया था। ए ओ हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। पंजा छाप। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको अभी क्लियर हो गया, ठीक है। और ये सभी जो है राष्ट्रीय पार्टी होते हैं। राष्ट्रीय पार्टी अलग होते हैं, क्षेत्रीय पार्टी अलग होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी चुनाव सिर्फ राज्य में लड़ती है और राष्ट्रीय पार्टी जो होता है पूरे राज्य में चुनाव लड़ती है। तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ये दोनों राज्यीय पार्टी नहीं है, मतलब क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न का हम लोग क्लियर करेंगे। एक चीज और यहां से जानेंगे कि जो जनता पार्टी चुनाव जीती थी 1977 में कांग्रेस को हरा करके। किसको? कांग्रेस को हरा करके। देखिए लगातार जब से हमारा देश आजाद हुआ था उस समय से कांग्रेस लगातार सत्ता में थी। कांग्रेस 1977 तक। सबसे पहली बार कांग्रेस कब हारा था? 1977 में। और एक चीज और यहां से प्रश्न पूछता है, मार्कर कहां गिर गया? आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? ठीक है, इसी में चल गया है तरीके बहुत टफ है निकलना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे थे कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में। आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 1975 में। तो यहाँ के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 था अभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है बाबू कि दलित पैंथर, कौन? दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो कहां हुआ था बाबू? तो दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई। और कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में।
और अगर पूछे कि बताइए सर दलित पैंथर नामक की स्थापना हुआ था कब, तो ये कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। दलित पैंथर की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। पूछे कि दलित पैंथर की स्थापना किसने किया था, तो नामदेव ढसाल था। ठीक है, क्या नाम था? नामदेव ढसाल, नामदेव ढसाल। अगर पूछे बताइए कि दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किसने किया, तो नामदेव ढसाल ने किया था। कब किया था? 1972 में किया था। किस राज्य में हुई थी? मुंबई और महाराष्ट्र। मुंबई और महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आ गया आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिए। अच्छा, 3 वाला छूट गया है। चलिए 3 वाला, हाँ 3 वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन होता क्या है, तो संविधान में नया चीज जोड़ा जाता है उसी को संशोधन करना कहते हैं। संविधान में नया चीज जोड़ने को क्या कहते हैं? हम संशोधन कहते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि सर ये 72वां 73वां संविधान संशोधन जो है, कौन? 72वां और 73वां। ये 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। कब हुआ था? अगर पूछे कि 72वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1993। और पूछे 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993। और 74वां और 75वां जो होता है, 74वां और 75वां कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ऐसा कुछ नहीं पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा? कौन? 74वां। कौन? 74वां में ये बात जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न, 4 वाले प्रश्न क्या कह रहा है? 4 वाले प्रश्न कह रहा है कि बलवंत राज मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदना में कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, आपको यह समझना है। कह रहा है बलवंत राज मेहता समिति, बलवंत राज मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदना में कितनी स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया था। तो कितना? त्रिस्तरीय। कितना? त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्या है आपको ये समझना है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहला होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन कौन होता है? ग्राम पंचायत। कौन कौन होता है? ग्राम पंचायत। कौन होता है? ग्राम पंचायत। और एक और क्या होता है? पंचायत समिति। एक मिनट, पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन होता है? एक जिला परिषद। जिला परिषद। तो अगर पूछे बाबू कि हाँ समझिए कि पंचायतीय राज स्तर जो से त्रिस्तरीय है, तो त्रिस्तरीय के कितने भाग हैं, कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत और एक जिला। और ये कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर कब हो जाएगा? तो 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और कैमे संविधान संशोधन के तहत? तो कैमे 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय हुआ था। कि भारत में नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और आपको ये पता होना चाहिए, अरे बाबू शांत रहो, तो भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में हुआ था। और यहाँ से हम लोग और क्या प्रश्न बनाएंगे सब्जेक्टिव, कि नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। तो नगर निगम के टोटल 16 कार्य होता है, जिसमें से 11 अनिवार्य कार्य होते हैं, और मन करे तो 5-6 कर भी सकता है, अन्यथा वह नहीं भी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं के पंचायतों में
50% आरक्षण दिया गया था। तो हमारा कौन है, बिहार ही राज्य में जो है महिलाओं को कितना 50% आरक्षण मिला था। कितना प्रतिशत, 50% आरक्षण मिला था महिलाओं के। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको सब्जेक्टिव में भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, दल बदल कानून किस पर लागू हुआ था? हाँ, संसदों और विधायकों पर। लेकिन किसके लिए लागू हुआ था? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। किसके लिए? हाँ, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दल बदल कानून लागू हुआ। क्या ये सफल हुआ था? नहीं। क्या हो गया? असफल हो गया। ये कानून बन करके ही रह गया, लागू नहीं हुआ। अगर लागू होता तो आज कोई भी सांसद विधायक अपना दल नहीं बदल सकता था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है बाबू? कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम कौन है? अलगवाद। कौन है? अलगवाद। ये क्या होता है? तो बाबू क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, अगर क्षेत्रवाद बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा? अलगवाद, मतलब अपने क्षेत्र से प्यार होगा और दूसरे के क्षेत्र को क्या करेंगे हम लोग? नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी सब यहाँ ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर कितना? 9। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, और बताइए मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त था ने, इन्हीं के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य गुरु जो टीकू रख लेते थे बड़ा बड़ा, वो थे। कभी कभी चित्र में आप देखिएगा तो आएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने। चाणक्य नहीं रहा तो दूसरा नाम क्या रहेगा? कौटिल्य रहेगा। क्या रहेगा? कौटिल्य। मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका। क्या लिखा था? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि कह रहा है इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो आपको समझना है बाबू कि सबसे पहले भारत का संघीय व्यवस्था और लगभग कनाडा का संघीय व्यवस्था दोनों का समान है। दोनों का क्या है? तो कौन अलग है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता होना चाहिए भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है। मतलब भारत में जो राज्य मिल जाएगा बाबू वो हट नहीं सकता है। हट नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि भारत में टोटल कितना राज्य है? 29 राज्य है और 7 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 29 राज्य अगर चाह भी गए ना आज कि हम अलग हो जाते हैं भारत से, तो एड़ी चोटी लगा देगा। उसके बावजूद भी ये 29 राज्य में एक राज्य भी अलग नहीं हो सकता है, और ना ही तो सबके अलग अलग झंडा हो सकता है। सबका झंडा भी एक है, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक सबका क्या है? एक है। संविधान भी सबका क्या है? एक है। अगर हम लोग बिहार के हैं, हम लोग को गलत काम करेंगे तो जो हम लोग पे कानून लागू होगा वो गुजरात वाला पे भी लागू होगा, बंगाल वाला पे भी लागू होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है? सब राज्य का क्या है? झंडा अलग अलग है। सब राज्य के कानून क्या है? अलग अलग है। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं है। तो भारत और कनाडा में लगभग जो है संघीय व्यवस्था समान पाया जाता है। किसमें अलग है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न उसी से आ गया। फिर कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसे प्रभावित है? कनाडा से। मतलब भारत की संघीय व्यवस्था लगभग किसके समान है? कनाडा के समान। अभी जस्ट ऊपर बताए थे अमेरिका के काफी अलग है। अमेरिका के काफी अलग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना? 12। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। कहता है कि भारतीय संविधान को किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सूची है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। अगर पूछे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12, और संविधान के भाग पूछे तो कितना भाग में बटल है संविधान? 22 भाग। कितना भाग? 22 भाग। आपको पता होना चाहिए
कि भारत के जो संविधान है एक लिखित कानून दस्तावेज है और भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 22 भागों में। पूछे कि भारतीय संविधान के कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में। ये भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। और कितने अनुसूची हैं? और अनुच्छेद पूछे तो 395, अनुच्छेद पूछे तो 395। रट लीजिए कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22, अनुसूची की संख्या 12 और अनुच्छेदों की संख्या 395। तो कह रहा है कि बताइए राष्ट्रीय भाषा किस अनुसूची में जुड़ता है? 8वीं अनुसूची। कहाँ 8वीं? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा के जैसे 12 अनुसूची है ना बाबू, सब अनुसूची अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करता है। समझ गए ना? जैसे अनुच्छेद क्या होता है, तो अनुच्छेद आपको हम समझाते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस वाले स्वतंत्र होते हैं। प्रेस वाले क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद किसके तहत? अब ये अनुच्छेद भाग अनुसूची क्या है, एक बार फिर समझ लो। अनुच्छेद भाग अनुसूची क्या है? जैसे हम लोग एक बुक लेते हैं, बुक लेते हैं ना, तो बुक में रहता है यूनिट, चैप्टर, टॉपिक। यूनिट, चैप्टर और टॉपिक। उसी प्रकार यूनिट, चैप्टर और टॉपिक से एक प्रकार के, मतलब बोलिए तो समझिए सर ये पॉइंट हो गया और ये यूनिट है और ये चैप्टर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 भी बड़ा इजी है बाबू, कि राज्य विधानसभा के चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी किसको होता है? अगर राज्य में विधानसभा के चुनाव करवाना है, किसका? देखो बाबू, एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा का होता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चुनाव कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। कौन करवाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। आई राज्य चुनाव आयोग किसको चुनाव कराएगा? मुखिया के कराएगा। किसका? मुखिया के कराएगा। जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड, छोटा छोटा पद का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। हो गया क्लियर यहाँ पे 13 नंबर। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर में क्या है? कहता है शिक्षा को संविधान के किस सूची में रखा गया? किसमें? समवर्ती सूची। आपको पहले समझना है कि सूची कितना होता है। 3 सूची होता है। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार के अधीन में रहता है। किसके अधीन में? केंद्र सरकार के। जैसे रेलवे लाइन कौन सूची में? केंद्र सूची में। और राज्य सूची में कौन आएगा? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में। और शिक्षा को किस में रखा गया? समवर्ती। मतलब शिक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार भी उठाएगा और राज्य सरकार भी उठाएगा, और जो दोनों उठाएगा उसको किस में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। क्लियर सूची के बारे में? अब है कि सर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है होवा हावो। होवा हावो आंदोलन किसने शुरू किया था? कौन किया था? नहीं, हुइंस फू सो। हुइंस फू, हुइंस फू, एक बार कस के बोल सब। कौन आंदोलन शुरू किया था? होवा हावो। बढ़िया से याद कर, होवा हावो। और कभी कभी दे देता है होवा होवा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, गैस पेपर में ज्यादा ऐसे लिख देता है, लेकिन शुद्ध यही होता है। होवा हावो आंदोलन किसने शुरू किया? हुइंस फू सो। हो गया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? समझ गया? नोल है नोल, यह है लोन, यह है नोल। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के? बोले 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मारेंगे, ठिठा देंगे रे। कंबोडिया के। कहां के? कंबोडिया के। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर के देखेंगे।
अरे 18 नंबर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बाबू। 18 नंबर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? कौन? हनोई समझौता। कौन समझौता? और जनेवा समझौता पता है, दो देशों के बीच हुआ था, दो देशों के बीच। आई जनेवा समझौता के 4 बिंदु हैं। कितना बिंदु? 4 बिंदु हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 19 नंबर के प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ पे? अहमदाबाद। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। अब बताइए कि गांधी जो है जो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। लौटे थे कब? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। हो गया यहाँ पे क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रभावित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? कहने का मतलब कि पहले हम लोग क्या सरकार से मांग रहे थे? स्वशासन, कि हमारी अपनी शासन व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन फिर बोले नहीं, हमारा अपनी शासन व्यवस्था से मतलब नहीं है, हमारा अपना स्वराज होना चाहिए। हम अपना स्वराज रहे तो हम अपना स्वशासन खुद बना लेंगे, खुद प्रशासन हम बना लेंगे। ये कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। और अगला प्रश्न बताएंगे 21 में कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन। कब? वापस कब लिया गया? किसके कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी हो गया क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। अगला है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए 1930 से 31 हुआ था। तो अगर पूछा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। कभी कभी 1931 भी देगा क्योंकि 1930 से 31 हुआ था। ये 1931 और ये 1932। ठीक है, नहीं 32-33 हो जी। एक मिनट रुक जाओ। देखिए प्रथम, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ 1931 तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। दूसरा में भाग लिए कब? 1931 में। ठीक है, और फिर तीसरा में आता है 1932। 1930, 31, 32 ऐसे याद रखिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो गया। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किए थे? और पूछा कि कब किया था? तो 1939 में। कब किया था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आ गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब और किसने? 1905 और लॉर्ड कर्जन। पूरा नाम क्या है? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल विभाजन को वापस भी ले लिया गया था। वापस कब? 1911 में। कब लिया गया? अगर पूछे कि बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया? 1911 में। चलिए और आज का 25वां प्रश्न देखिए। कह रहा है इनमें से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? कौन मित्र राष्ट्र नहीं? तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर मित्र राष्ट्र है कौन कौन। तो पहले तो आपको समझना है कि सर इंग्लैंड मित्र राष्ट्र है। इंग्लैंड मित्र राष्ट्र है। इंग्लैंड के बाद जापान, अमेरिका ऑप्शन मिल रहा है इसमें। मित्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, तो इंग्लैंड है, जापान है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है। देखिए
तो ब्रिटेन, अरे भाई इंग्लैंड यहाँ लिख देने समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फ्रांस हो गया, रूस है ये है, अब ब्रिटेन है ये, तो कौन नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। समझ गए नहीं? इसमें से मित्र राष्ट्र अभी याद करना होगा आपको, तब ने पकड़ाएगा। कोई भी छोड़ा करके कोई भी देश का नाम दे सकता आपको। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? कहां हुआ था? अहमदाबाद में। कहां हुआ था? अहमदाबाद में। 27 वाला प्रश्न बताइए, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? कौन बताइए? 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, एडमंड। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई थी? बताइए 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। ये बात कहां लागू होता है? अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तियों के रूप में उभरा था? तो सबसे पहले जानना है कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से कब तक चला? 1939 से 1900। और जैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। कितना खेमा में? एक चल गया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चल गया सोवियत संघ। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कौन? सोवियत संघ। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। किसका विघटन हो गया? 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? विघटन। तो कौन बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दो गो था बाबू, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया क्या? 1991 में। तो सिर्फ कौन बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये दो महाशक्तियों उभर करके कब आए थे? 1945 में। कब आए थे? 1945 में। लेकिन भारत जो है ना तो सोवियत संघ में शामिल था, ना संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल था। तो भारत किस में शामिल था? भारत उस समय गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए थे। गुट निरपेक्षता की। किसमें? गुट निरपेक्षता। अगला है दक्षेस। दक्षेस के पता इंग्लिश क्या होता है? सार्क होता है। क्या होता है बाबू? सार्क होता है। दक्षेस के इंग्लिश सार्क। ऐसे SARAC, ये हो गया सार्क। ठीक है। सार्क में मतलब बोल सकते हैं दक्षेस का हिंदी हो गया दक्षिण एशियाई संगठन है। तो दक्षेस को हम सार्क भी बोलते हैं कभी कभी। इसमें कुल कितने देश हैं? तो 8 देश है। कितने देश है बाबू? 8 देश है। और आपको यह बताना है कि दक्षेस की स्थापना कब हुआ था, कहां हुआ था? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगर पूछे कि दक्षेस जो है, दक्षेस का मुख्यालय कहां है, तो कहां है? काठमांडू में। कहां है बाबू? काठमांडू। कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? और स्थापना कब हुआ? 1985। कब हुआ था? तो याद रखिए कि सर सार्क बोल दे चाहे दक्षेस बोल दे, स्थापना कब? कहां? मुख्यालय कहां? काठमांडू। मुख्यालय कहां? दक्षेस का सदस्य भारत भी है। दक्षेस का सदस्य भारत भी है। और इसमें ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? 30 का। इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया देखिए, भारत भी दक्षेस में है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है। मतलब जितना दक्षिण में देश पड़ता है वो 8 देश सार्क का संगठन में है, शामिल है। समझ गए? अगला प्रश्न, रूसो। अगला यहाँ कहाँ जी है तरीके। रूसो किस देश के रहने वाला था? तो फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के हो गया। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर पे आते हैं हम लोग। कहता अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 32 का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला देखिए, कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छपाई की थी? बाइबिल। किसका? बाइबिल का किया था। बाबू हल्ला नहीं करना है, शांति से देखिए सब।
महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। चलिए 35 वाले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पे? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्ति किए थे। चलिए अगला प्रश्न आ गया। वीना सम्मेलन का मेजबानी किसने की थी? कौन? बिस्मार्क। मटेरनिक्यू कब से कब? चल गया। हाँ 1915 से 1948। चलिए अगला प्रश्न। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? चेका एक पुलिस संगठन है। चेका क्या एक पुलिस संगठन है। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस के आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किसका गठन किया गया था? चेका का गठन किया गया था। और आ जाइए 38 में कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? 1986 में। सही है। चलिए 38 के बाद 39। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाते हम लोग? 15 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? 1968 में। 1868 में। और सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1881 और 1981। ठीक है। गरीब की तुलना के लिए अर्थशास्त्री ने कैंसर रोगी से किया था। कौन किया था? कुजनेट। यहां गलत लिख दिया। कौन किए थे? कुजनेट किए थे। कौन किए थे? कुजनेट। अगला कहां चल जाएंगे? अगला ये कहता है मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया था? किसको? बोलिए। मानव विकास सूचकांक के लिए बाबू जीवन प्रत्यास्था भी जरूरत है, शिक्षा भी प्राप्ति जरूरत है, जीवन स्तर भी जरूरत है, सभी। समझ गया? इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? अरे नीति आयोग। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में। राष्ट्रीय विकास आयोग की स्थापना 1952। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। और नीति आयोग के नाम जो है योजना आयोग के नाम बदलकर किया गया था 1915। हो गया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। पावर एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा। अब भारत के डॉलर होता है स्वीडन का। अमेरिका का डॉलर कोरोना होता है कोरोना। ठीक है। मुद्रा का होता समझते हैं जैसे भारत के रुपया।
रुपया भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का टाका, टाका। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है पता है? ढाका है। नहीं पता तो निकले। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935। अगला प्रश्न, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? शिक्षा। अगर दुनिया में डेवलप करना तो क्या लेना होगा? शिक्षा के बिना सब अधूरा। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है शिक्षा तक। शिक्षा के बिना दुनिया अंधेरों से भरा है। ठीक है, इनमें से कौन भारतीय के जीवन निर्वाह की मुख्य साधन है? हाँ, जीवन निर्वाह कौन है? कृषि। और कृषि है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। कौन? अब विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र। बउआ छुट्टी बैच का। व्यापार किसमें आता है? अब आता अगला ही यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि तो उसमें है नहीं। अब तो कौन होगा? खनन। आई द्वितीय में। यातायात तृतीय में। यातायात संचार चतुर्थ में। पचास में आ जाइए। 68 तक लग गया है। ठीक है, अब सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग? हॉलमार्क। सोना परिमाण समझिए, सोना सही है, शुद्ध है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, उससे कोई जेवर नहीं बनता है। 22 कैरेट का बनता है जेवर। कितना कैरेट के? 22 कैरेट। अब कह रहा है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ? सबसे पहले योजना आयोग 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1953 और ये 1954। सब लाइन से तो है नहीं? 51 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951। ठीक है, ये 1954 सी। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कौन क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। 3 महीना काम कीजिए, बाकी बेरोजगारी नहीं बैठल रहिए। ठीक है, अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? निजी लाभ। 53 के बाद आ जाइए 54 में। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से। कहाँ? राजस्थान। आइए 55 नंबर। 55 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा 49 ले लेते हैं। लगातार बोलने से दिक्कत होता है ना। ठीक है, कहा होता है कि मुंह में थूको नहीं रहता है कि घोटेंगे। समझ गया? बोलते बोलते पानी की कमी हो जाता है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? किसका होगा? नहीं, कुंडन कुल्लम परमाणु विद्युत गृह। 20 आई। अगला, प्रारंभिक जीविका कृषि के इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या?
पामलू, झूम, दीपा या इनमें से किसी? इनमें से सभी किसी बोलते हैं। अब आगे हैं, बहुत जल्द, समय नजदीक है। अगला है डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? 57 के बताइए। महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। 58 के बताइए। 58 में कह रहा है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन जो है ना, उसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 58 का उत्तर बताएंगे। 1953 में। कब? 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन। 1950 में योजना आयोग की स्थापना। 1948 में कौन सी? महात्मा गांधी का मृत्यु है ने? 30 जनवरी 1948 में तो हुआ था लगता है, 30 जनवरी 1948। अगला है इंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए, इंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। और आगे अगला प्रश्न 60 नंबर का, बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी कौन है? कोसी नदी घाटी परियोजना। बी वाला सही। अगला प्रश्न 61 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ? 61 के बताइए। नंदा देवी उत्तराखंड। और यहीं पे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआती कहाँ? उत्तराखंड में। और किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर पूछ दे कब? 1973। 1973। और आगे नीचे, चिपको आंदोलन की शुरुआती किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? 7%। कितना प्रतिशत में वन का फैलाव है? 7% में। कहता है इसमें कार्बनिक खनिज नहीं है, तो बिटुमिनस में तो कार्बनिक खनिज है, खनिज तेल में भी है, प्राकृतिक गैस में नहीं है। सी ऑप्शन सही। अगला बताइए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल? चूना पत्थर। बिना देखले भी मार सकता है इसको। चूना पत्थर के नहीं जानता है। अगला भी, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ? डिगबोई। कहाँ? डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम। असम में। अब है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? खनिज तेल हेतु के लिए। मुंबई हासी बोल रहे हैं, हाई, मुंबई हाई तेल के लिए प्रसिद्ध है। और डिगबोई, असम के डिगबोई किसके लिए? तेल के लिए। असम की डिगबोई तेल के लिए, मुंबई हाई तेल के लिए। खनिज तेल ही ना होता है जी। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल सबसे ज्यादा कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। जूट सबसे ज्यादा कौन देश में होता है? बांग्लादेश में। कहाँ होता है? लेकिन जूट का खेती का इकलौता देश था पहले भारत। कौन था? भारत था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जूट उत्पादक में कौन सा अग्रणी देश? आ ही गया। अरे अग्रणी देश आगे कौन है जूट में? अब पहले कौन था? भारत इकलौता देश था जूट उत्पादन में, क्योंकि बांग्लादेश भारत के पोता है। पोता समझ में आता है? देखो, भारत के बेटा हो गया पाकिस्तान, मतलब भारत से अलग हुआ कौन? अब पाकिस्तान से अलग कौन हुआ? तो बताओ, ये हुआ बाप, ये हुआ बेटा, ये हुआ एकर बेटा, तो ये हो गया हमन के
पोता। समझ गया? पाकिस्तान में उनके बेटे ने अभी। लौ अयस्क में अग्रणी बताइए। उड़ीसा। लौ में उड़ीसा। बिहार। बिहार किसे बिहार का रेशम नगर कहते हैं? एक मिनट। दरभंगा को। किसको? दरभंगा को किसे बिहार का रेशम नगर कहते हैं? दरभंगा। अब पटना सबसे बड़ा जिला है। पटना हम लोग के सबसे बड़ा जिला है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? हाँ, बिहार में सबसे ज्यादा किसका? अर्थव्यवस्था में, हाँ, कृषि का। किसका योगदान है? कृषि का योगदान है। किसका? कृषि का। 73 में कह रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदी कौन है? बार बार बाढ़ आता है रे पगला बिहार में। बिहार बाढ़ से त्रस्त है। उत्तरी बिहार बाढ़ और दक्षिणी बिहार सुखाड़। ठीक है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ और उत्तरी बिहार बाढ़। चक्रवात से बिहार नहीं प्रस्त है। चक्रवात से अलग अलग राज्य है। अगला है, कह रहा है कुशहा तटबंध किस नदी पर? कोसी नदी। कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, बिहार की नदी है। बिहार का चाल बड़ा जल्दी जल्दी बदल जाता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75 में। सतलज नदी पर कौन कृत्रिम जलाशय बन गया है? कौन? सतलज नदी पर कौन सा? 75 के बताएंगे। गोविंद सागर। कौन? कृत्रिम जलाशय सतलज नदी पर कौन? गोविंद सागर। देख लो, कंडीशन मिला दिए हैं। और आइए 76 में। 76 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक। देखे तो पहले, स्थानीय शासन सही है, स्वयं सेवी संगठन सही है, गांव मोहल्ले के लोग, ये भी ठीक है। इनमें से सभी सभी। अगला प्रश्न 77 में। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों के खोज के लिए। किसके लिए? किसको प्रयोग करेंगे? किस उपग्रह का प्रयोग? सुदूर संवेदी। सुदूर संवेदी। अगला प्रश्न 77 के बाद 78 आता है ना जी। 78। 26 दिसंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? हिंद महासागर में आया था। कहाँ पे? और पता है एक बार और आया भारत में बड़ा भयानक भूकंप 1934 में। कब आया था? 1934 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934। आ भी गया। सुनामी किस शब्द का? टकरा रहा? जापानी से। सुनामी किस शब्द? सु और नामी। ठीक है, सुनामी आता कहाँ पे? समुद्र में आता है। कहाँ? कौन सा शब्द से लिया गया है? जापानी शब्द।